वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 4 सितंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है उसके मेन पार्ट और सब पार्ट पर चर्चा करेंगे हम लोग आज। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो हमारे पुराने लिसनर हैं, व्यूअर हैं, चैनल को ज़रूर अपने फ्रेंड सर्किल में, ग्रुप्स में और जो भी सर्कुलेट माध्यम है वहां पर लिंक शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइक और महत्वपूर्ण कमेंट करना ना भूलें ताकि हम लोगों को यह जानकारी मिलता रहे कि आप लोगों की समस्या क्या है और हमें किस दिशा में और बेहतर कार्य करने की ज़रूरत है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन कीजिए। महत्वपूर्ण सुझाव इंटरनल मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन का जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पर लिंक दिया हुआ है युक्ति आईएएस ऐप का। हालांकि ऐप का एंड्रॉयड वर्जन है, iOS वर्जन जल्द ही आप लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ वेबसाइट जिनके मोबाइल में, जैसे आईफोन जिनके पास होगा उनके पास एंड्रॉयड वर्जन नहीं डाउनलोड होगा तो वेबसाइट में URL को सेव करके फ़िलहाल काम कर सकते हैं। तो लिंक डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आपको वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक इस पर दिया हुआ गया है। और टेलीग्राम ग्रुप का 2 लिंक होगा आप लोगों को, एक दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का जिस पर दैनिक जागरण से रिलेटेड सारे चीज़ों को वहाँ अपडेट किया जाता है, और युक्ति आईएएस का ऑफिशियल लिंक होगा जहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को वहाँ पर स्लाइड लिंक्स शेयर किए जाते हैं। तो आप लोग दोनों से जुड़ सकते हैं। अच्छा, आपको जो ज़रूरत हो ग्रुप उससे भी जुड़ सकते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का आप लोगों के लिए टॉपिक, पीटी मेंस और इंटरव्यू दृष्टि से। वो आने वाले जब भी एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, वो पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, आने वाले समय में यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब तक जलवायु, पर्यावरण, इससे रिलेटेड टॉपिक चर्चा में रहेगा, यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं बार बार एक बात बोलता था कि आप लोगों को लगातार, जब से जो लोग हमसे जुड़े हैं उन लोगों को पता होगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी मुद्दे पर एक नज़ीर पेश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो क्यों न ट्यून टावर का मामला हो, जहां पर साफ जो भी संगठन है, प्राधिकरण है, उनको साफ यहाँ पर दिखाया गया कि न्याय कितना न्यायोचित होना चाहिए और न्याय की सीमा किस हद तक होना चाहिए। कोई भी नियम का उल्लंघन करता है तो सरकार और उसके जो अभिकरण है वो ट्विन टावर, जो 200 करोड़ से बना ट्विन टावर है, तो उसे भी ध्वस्त करने में गुरेज नहीं करेगी। इसी प्रकार के जब नज़ीर पेश होते हैं तो प्रशासनिक अधिकरण, जो भी संगठन हैं, वो बेहतर कार्य करते हैं। तो इसी में एक देखिए नज़ीर पेश करने वाला एक और मामला आया है। इस प्रकार के जब भी मामले आएंगे तो आने वाले समय में इससे रिलेटेड जितनी संस्थाएं होंगी राज्यों में, केंद्र में, वो हर काम को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। तो इसी मामले में अगली कड़ी एक NGT का मामला देखने को आया है। सोच सकते हैं भारत में ऐसा पहली बार हुआ है, 3500 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। सोच सकते हैं NGT जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, क्या होता है, सभी पर हम लोग भी चर्चा करेंगे। तो आप समझ सकते हैं किसी भी विभाग का इतना बजट होता है राज्य में। सोच के देखिए, किसी विभाग का, मंत्रालय का इतना बजट होता है। तो 3500 करोड़ रुपए का, हालांकि एक बार हाल ही में आपको NGT से संबंधित न्यूज़ को कवर किया गया था जिसमें आप लोग देखे होंगे 283 करोड़ रुपया हाईएस्ट NGT ने जुर्माना लगाया है। पर ये कहीं ना कहीं इस मामले से बहुत भिन्न है। पर इस प्रकार के जब भी नज़ीर पेश जुर्माना लगाया जाता है तो अब संबंधित जो भी मंत्रालय होगा, विभाग होगा, वो अब कार्यों को
तत्परता से लेगा। सरकार भी सजग रहेगी कि इस प्रकार के और अधिकतम चार्ज नहीं लगाए जाए। तो देखिए यह मामला क्या है, हम लोग उस पर बात करेंगे। और हर मामले में अब चाहिए हमारा न्याय व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि देखिए नियम कानून बहुत है भारत में, नियम कानून की कोई कमी नहीं है भारत में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात होना चाहिए ऐसा क्या कारण है जो नियमों को पालन करने में वो अभिकरण रहे, प्रशासनिक अधिकरण रहे, प्रशासनिक जो भी संगठन है, राजनीतिक संगठन है, वो गुरेज क्यों करते हैं, अर्थात वो क्यों नियमों के अभिन्न जाके कार्य करने लगते हैं। तो ये सोचने का विषय है और यह तभी संभव हो सकेगा जब इस प्रकार के जो घटनाएं घटेगी, जुर्माना का लगेगा, दंड दिया जाएगा, ताकि सरकार के साथ साथ प्रशासन में बैठे लोगों को भी यह भय लगे रहे कि अगर हम कुछ नियमों के विरुद्ध काम करते, भ्रष्टाचार करते हैं या अपने नैतिक जिम्मेवारी जो है उससे गुरेज होकर हम काम करते हैं, तो न्यायालय या अधिकरण हम पर ऐसा जुर्माना लगा सकता है जो पूरे सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। तो यह बहुत ही ज़रूरी है। और यह चीज़ें जब आपसे कभी पूछा जाए तो आप इसके फेवर में ही जवाब दीजिएगा। मान लीजिए इंटरव्यू में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए, क्या यह वाजिब है या नहीं है। इस प्रकार के एनजीटी जो आपसे एनजीटी अगर इस प्रकार के इतने करोड़ रुपया जो भारत जैसे देश में लगाती है, तो क्या वो किसी राज्य सरकार के लिए, राज्य सरकार के विरुद्ध यह उचित कदम है या अनुचित कदम है। तो आप यह ज़रूर यह बात बोलिएगा कि नज़ीर ज़रूर पेश करने की ज़रूरत है। कब तक सरकारों को, किसी भी राज्य सरकार की बात हो रही है यहाँ पर, सरकारों को यथास्थिति बात पर चलने के लिए विवश हो जाए। हम 21वीं सदी के उस दौर से गुजर रहे जहाँ हम विकासशील राष्ट्रों से विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो वहाँ पर कब तक प्रशासनिक अदूरदर्शिता जैसी घटनाओं को अंजाम देती रहेगी। तो सरकार के लिए भी जवाबदेहिता तय करने की ज़रूरत है। इसलिए इस प्रकार के जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए मेंस में, इंटरव्यू में, तो आप इसे ज़रूर उसी संदर्भ में दीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं न्यूज़ पर। न्यूज़ हुआ है, मामला ये है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसने बंगाल की जो सरकार है, ममता सरकार, उसको 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। कारण इसका है कि उसने ट्रीटमेंट जो होता है ठोस और तरल कचरे का, उसके ट्रीटमेंट के लिए कुप्रबंधन का कारण बताया है। उसके कारण जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई उसके एवज में इसने एनजीटी ने यह जुर्माना लगाया है। एनजीटी द्वारा किसी भी राज्य या संस्था पर लगाया गया अब तक का संभवतः सबसे ज़्यादा जुर्माना है। और जो पैनल है, हरित पैनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, गत वर्ष आंध्र प्रदेश में 243 करोड़ रुपए का जुर्माना के आसपास लगाया था, जिसे पुनर्वर्तित भी किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एनजीटी ने कहा है कि राज्य सरकार सीवेज ठोस और प्रबंधन के सुविधा की स्थापना प्राथमिकता नहीं दे रही है, जबकि राज्य 22 से 23 के बजट में अनुसार शहरी विकास और नगर पालिका मामलों को खर्च करने के लिए 12,818 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। तो यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा। और इस पीठ अध्यक्ष भी एनजीटी के कौन है, ए.के. गोयल है, उनके द्वारा यह दिया गया फैसला। यहाँ 2-3 चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ठोस प्रबंधन से भी संबंधित आप लोगों को प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। तो अपशिष्ट शहरों में सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अब बीपीएससी के मेंस एग्जाम में यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, स्मार्ट सिटी के संदर्भ में पूछा जाता है। तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। और यूपीएससी में आप लोगों को जीएस पेपर 2 और 3 के इस टॉपिक को कवर किया जाएगा। 2 और 3 में न्यायाधिकरण और न्यायिक निर्णय में, और तो आप लोग इसे ज़रूर आप लोग इस संदर्भ में देख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि इसके बाद हालात कैसे होंगे। इसके बाद देखिए, जब ट्विन टावर गिरा है, तो जैसे रेरा का आप लोग नाम सुने होंगे, रेरा प्राधिकरण जिस पर चर्चा किया जा चुका है। उसके बाद देखिए, दिल्ली में एनसीआर जितने क्षेत्र हैं वहाँ पर रेरा से संबंधित जो नियम है उसको लागू करने के लिए तीव्र गति से काम किया गया है, ताकि और भी ऐसी भविष्य में ऐसी कोई गलती ना हो सके, जिसके बाद ऐसी जो स्थिति उत्पन्न हुई, जो खड़ी बिल्डिंग को गिरा दिया गया है।
तो संस्थाएं सजग हुई। इसी प्रकार से अब जितना भी राज्यों में देखिए, हर राज्य में कुप्रबंधन देखने को मिलता है। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, अपने शहर के आसपास देखते होंगे, कचरे का स्पष्ट निष्पादन नहीं होता, बेहतर निष्पादन नहीं किया जाता है, कचरे को कहीं ही डंप कर दिया जाता है। और उसके सीवेज जो प्लान होता है, देखिए दिल्ली जो एनसीआर है, वहाँ पर कई बार आप लोगों को 20 सड़क टूटते हुए, सीवेज के टूटते हुए सड़क देखने को मिला होगा। पटना, आप जहाँ पटना में रह रहे हैं तो वहाँ पर देखते होंगे नालियाँ तोड़ दी जाती है, सभी चीज़ें तोड़ के साइड में रख देते हैं, लोग उसी पर जाने को मजबूर हैं। उसी तरह रांची रहे या किसी भी राज्य का मुख्यालय जो राजधानी है, वहाँ पर आप इस प्रकार की घटनाएं आप देखते होंगे। कुछ राज्यों को, राज्य की राजधानियों को छोड़ दिया जाए तो इस प्रकार के नज़ीर जब पेश होता है तो अब जितने भी नगर पालिकाएँ हैं वो सजग होगी, जो संबंधित मंत्रालय है, विभाग है, सभी सजग होगा और तीव्र गति से कार्य करेगा। तो यह एक नज़ीर पेश होगा। तो चलिए ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। उसके आगे अब महत्वपूर्ण जो पहलू इसका है, मेन पार्ट और सब पार्ट, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या है, उस पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। जैसे एनजीटी के संदर्भ में आप लोग अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे, एनजीटी ट्रिब्यूनल और न्यायालय में बेसिक अंतर क्या होता है, न्यायालय पास यह क्यों नहीं गया मामला, ट्रिब्यूनल ने इस मामले को क्यों देखा है। तो जो भी नए स्टूडेंट है जिनको नहीं पता है, तो सबसे पहले बात आप लोग, आज आपको सुबह सुबह आप लोगों को एक पिक्चर स्लाइड ग्रुप में दिया गया होगा न्यायालय के संदर्भ में कि हमारे पास कौन सा न्यायालय व्यवस्था है। उसके संदर्भ में आप देखिए, हमारे पास अधीनस्थ न्यायालय है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, हाई कोर्ट बीच का पकड़िए, और अधीनस्थ न्यायालय या जो भी संबंधित जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, सब इसके पार्ट में होते हैं। फैमिली न्यायालय होता है। तो आपको यह तृतीय स्तर का डिस्ट्रिक्ट न्यायालय इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो न्यायाधिकरण होता है वो हाई कोर्ट के पैरेलल रूप से कार्य करता है। तो आपको इस तरह तरीके से देखने की भी ज़रूरत है कि न्यायालय और न्यायाधिकरण, अधिकरण के अंतर। देखिए हाई कोर्ट के संदर्भ में कहने का मतलब हाई कोर्ट जैसी स्थिति इसको प्राप्त नहीं है, पर हाई कोर्ट के पैरेलल होकर मुख्यालय में काम करता है और उससे संबंधित कुछ चीज़ों को स्पष्ट करता है। उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले न्यायालय और न्यायाधिकरण में, या न्यायाधिकरण आप कहीं सुनते होंगे, नाम पढ़ने को मिला होगा। तो अंतर क्या है इसको हम लोग पहले देख लेते, उसके बाद एनजीटी क्या है उसके सभी संबंधित पक्ष पर हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए कोर्ट ऑफ लॉ, जो कोर्ट का न्यायालय का लॉ है, कि पारंपरिक न्यायिक व्यवस्था का एक हिस्सा है, न्यायालय होता है। जबकि न्यायाधिकरण एक कानून द्वारा बनाई गई एजेंसी है जो न्यायिक शक्तियों से संलग्न संपन्न होती है, अर्थात एक्ट के तहत इसे क्रिएट किया गया है और जो हमारा संविधान के अनुच्छेदों में वर्णित है उसके तहत नियम को लाया गया। इस अधिकरण के तहत एक न्यायालय सभी मामलों में समान क्षेत्राधिकार के साथ निहित होता है। समान न्यायालय जो होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और अधीनस्थ न्यायालय होगा, तो ये क्या होगा, समान क्षेत्राधिकार के साथ है। उसके क्षेत्राधिकार निर्धारित होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस क्षेत्राधिकार के तहत कार्य करता है। आप लोग प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, न्यायिक क्षेत्राधिकार और निर्णय क्षेत्राधिकार के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि इसका दायरा किस किस क्षेत्र में। जब हम लोग न्यायालय के संबंधित बात करेंगे उसमें क्षेत्राधिकार से संबंधित बात किया जाएगा। वैसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं न्यायिक व्यवस्था भारत का, तो वहाँ पर आप लोग ये चीज़ें स्पष्ट कर दी गई है, तो आप लोग वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। अर्थात क्षेत्राधिकार किस न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ तक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, सत्र न्यायालय होगा, जो डिस्ट्रिक्ट तक उसका मामला सुनने का अधिकार होता है। पैसों में जो पैसा का मामला हो वहाँ पर आर्थिक रूप से जहाँ पर उसे सीमित किया गया। हाई कोर्ट पूरे राज्य से संबंधित मामलों को देखता है, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के क्षेत्र और राज्यों के बीच के विवादों को भी देखता है। तो ये सब चीज़ें हैं, क्षेत्राधिकार में आता है। वहीं न्यायाधिकरण सेवा मामलों से संबंधित, ध्यान रखिएगा, सेवा, प्रशासनिक न्यायालय भी होता है न्यायाधिकरण। इस प्रकार के एनजीटी इसी संदर्भ में आता है। तो किसी विशेष मुद्दे, ध्यान रखिएगा, किसी विशेष मुद्दे को तय करने के सीमित क्षेत्राधिकार के साथ निहित अधिकार जिसे प्राप्त होगा वो न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार में आता है। तो एनजीटी जो होगा, जो पर्यावरण से संबंधित मामले हैं उसकी सुनवाई करता है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है।
किसके क्षेत्राधिकार सीमित होते, क्षेत्राधिकार विशेष मुद्दों से संदर्भित होते हैं। वो कुछ भी विशेष मुद्दा हो सकता है। साथ ही साथ न्यायालय का निर्णय प्रकृति से वस्तुनिष्ठ होता है। ध्यान रखिएगा, जो सामान्य न्यायालय है, जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, उसकी प्रकृति वस्तुनिष्ठ होगी, जो नियम और कानून के आधार पर ही कार्य करेगा। उसके जो मुख्य रूप से अदालत के समकक्ष पेश किए गए सबूतों और सामग्रियों पर आधारित होता है। जो सबूत और सामग्री पेश किए जाते हैं उसी के आधार पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लेता है या अधीनस्थ न्यायालय जो लेगा। पर इसके विपरीत न्यायाधिकरण वस्तुनिष्ठ प्रकृति के साथ साथ व्यवहारिक पक्ष को भी देखता है। आप सोच के देखिए, अगर यह मामला एनजीटी का जो मामला है अगर न्यायालय में गया रहता तो क्या 3500 करोड़ का कभी जुर्माना लगता? कभी किसी भी सूरत में नहीं लगता। या तो राज्य को इस संदर्भित किया जा सकता था कि इस मामले के आप समिति बनाइए, उस पर कार्य कीजिए और जल्द से जल्द त्वरित निदान करने का प्रयास कीजिए। यह दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा किया जा सकता था। या मुआवजे के रूप में भुगतान की राशि तय की जा सकती थी, जो भी मुआवजा की राशि। पर इतनी बड़ी राशि आज तक न सुप्रीम कोर्ट न हाई कोर्ट के किसी भी मामले में मुआवजे की राशि नहीं दिया है। हालांकि कुछ मामले ऐसे हैं, अपराध की श्रेणियां हुई थी जहां पर मुआवजे की राशि दी गई है, पर पर्यावरण से संबंधित जो मामले हैं यहाँ पर इस प्रकार के मुआवजे की राशि सरकार को अधिकृत नहीं की गई थी। तो यह देखिए, नियमों के तहत भी चलता है, व्यवहारिक पक्ष को भी देखता है। इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, इस व्यवहारिक पक्ष को न्यायाधिकरण सुनता है, समझता है, उसके आधार पर ही अपने नियम को सुनाता है। नेक्स्ट है, न्यायाधिकरण किसी भी विशेष मामले पर दिए गए निर्णय को पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, डिक्री के रूप में जाना जाता है। किसी भी अगर न्यायाधिकरण कोई विशेष मामले पर अपना निर्णय दे रहा है तो उसके पुरस्कार अर्थात डिक्री के रूप में जाना जाता है। इसके विरुद्ध न्यायालय के निर्णय को निर्णय, डिक्री, दोष सिद्धि, दोष मुक्ति के रूप में जाना जाता है। तो यह टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। जब न्यायालय हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब क्या होता है उस पर विस्तृत चर्चा कर लेंगे। पर सिंपल से शब्दों में यह समझिए कि जब निर्णय के संदर्भ में हम लोग दोष सिद्धि, दोष मुक्त के रूप में देखते हैं कि न्यायालय के निर्णय को, अर्थात उस नियम को पूर्णतः समाप्त करने के लिए बात करते हैं, तो वहाँ पर न्यायालयीय कार्य होता है। पर पुरस्कार अर्थात हम इस संदर्भ में देखते हैं कि किसी मुआवजे के रूप में इसकी पूर्ति की जाती है। जैसे आप देखते होंगे दिल्ली में एनसीआर में जब दीपावली के दिनों में अधिक प्रदूषण होता है तो जो एनजीटी है वहाँ पर सुनवाई करती है, तो लोगों को यह एक पुरस्कार के रूप में इसके निर्णय को लिया जाता है। तो यह भी एक चीज़ों को समझिए, उपहार स्वरूप चीज़ों को यह प्रस्तुत करती है कि उससे जो व्यवहारिक पक्ष है लोग उससे जल्द ही उसको निजात मिले। तो ये सब चीज़ों को डिफाइन करता ही है। नेक्स्ट है, अधिकरण की प्रक्रिया का कोई कोड नहीं है। ध्यान रखिएगा, जितने अधिकरण हैं उसके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। अर्थात जो कोड जो यहाँ पर बात की गई है, देखिए कोर्ट ऑफ लॉ की बात जो की गई है किसी भी न्यायाधिकरण के लिए स्पष्ट नहीं किया गया। वो केवल न्यायाधीशों के व्यक्तिगत दूरदर्शिता पर निर्भर करता है। साथ ही साथ व्यवहारिक जो पक्ष होगा और संबंधित जो नियम होंगे उससे रिलेटेड पक्षों को बात करता है। लेकिन एक न्यायालय की प्रक्रिया, उचित कोड जिसका कड़ाई से पालन किया जाता है, जो विधि है, विधि का शासन जिसे बोला जाता है, जिस टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाता है उसका पालन किया जाता है। तो ये सब तो मामले हो गए कि न्यायालय और न्यायाधिकरण। आपसे एक शब्द में पूछे कि न्यायालय और न्यायाधिकरण में आप अंतर बताइए, केवल एक वाक्य से अगर एक लाइन से स्पष्ट करने को बोला जाए तो ध्यान रखिएगा, न्यायालय जो होगा वो पूर्णतः अधिकार रखता है मृत्यु दंड देने के लिए, पर न्यायाधिकरण, कोई भी न्यायाधिकरण है मृत्यु दंड जैसी जो सज़ा है नहीं दे सकता है। तो यह सबसे बड़ा अंतर होता है। तो आप लोग इस आधार पर भी अंतर स्पष्ट कर सकते हैं न्यायालय और न्यायाधिकरण में। बाकी पक्ष, इसके अन्य पक्ष भी हैं, पर कभी कभी इंटरव्यू बोर्ड में आप बैठते हैं
तो वहाँ एक शब्द में ही पूछ सकता है कि आप अधिकरण और न्यायालय के बीच कैसे अंतर करेंगे। तो न्यायालय मृत्यु दंड का प्रावधान कर सकता है, पर न्यायाधिकरण ऐसा कोई प्रावधान करने की उसे शक्ति नहीं प्राप्त है। केवल वो अर्थदंड दे सकता है, दिशा निर्देश दे सकता है न्यायाधिकरण, और संबंधित विभाग को सूचित कर सकता है। तो यह आपको इससे स्पष्ट अंतर, अगर इतना चीज़ें नहीं बताने को कहेगा अगर इंटरव्यू का बोर्ड, ये तो मेंस में इतना लिखा जाएगा ना, अगर इंटरव्यू बोर्ड में अगर नहीं पूछता, एक ही लाइन में डिफाइन करने को बोलता है, तो आप इस टर्मिनोलॉजी का यूज़ कीजिएगा जो मृत्यु दंड का संदर्भ में जो बात की गई है। नेक्स्ट है हरित न्यायालय अधिकरण। हरित जो एनजीटी नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल एनजीटी, उसको हम लोग देखते हैं क्या है। 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना राष्ट्रीय अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी, याद रखिएगा 18 अक्टूबर 2010। और ये पीटी में कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। एनजीटी की स्थापना भारत के एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा और विकासशील देशों में पहला देश था। यह ध्यान रखिएगा, यह पीटी का प्रश्न पूछा हुआ है। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की थी जो पर्यावरण से संबंधित मामलों को देखता था। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेजी से निपटान करना, देश के अदालतों में लगे मुकदमे के बोझ को दूर करना या कम करना। हाँ, देखते होंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय में कितने मामले हैं। हाल ही में इस पर चर्चा काफ़ी बार किया जा चुका है। तो आप लोग समझ सकते हैं अगर ये भी मामले जाते हैं तो जो हमारा न्याय सिस्टम है और भी बोझ तले दबता। इसलिए न्यायालय के मामले को सुनने के लिए अलग अधिकरण की स्थापना की गई। वैसे ही प्रशासनिक अधिकरण होता है, जो प्रशासन से संबंधित मामले होते हैं उसको सुनने के लिए उसका गठन किया जाता है। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, जबकि 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, कोलकाता, भोपाल, पुणे एंड चेन्नई। कोलकाता दो बार हो गया रिपीट, इसलिए इसे एक बार डिलीट कर दीजिएगा। नहीं सॉरी, सही है। कोलकाता, पुणे और भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई स्थित है 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। दिल्ली मुख्यालय है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए अनिवार्य है कि उसके पास पर्यावरण संबंधी मुद्दों को निपटाने के 6 माह के भीतर हो जाए, अर्थात समय सीमा बाध्यकरण किया गया है 6 माह का। तो आप लोग से यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है किसी मामले में एनजीटी हरित न्यायाधिकरण जो है न्यायाधिकरण, वो एनजीटी कितने दिनों के अंदर मामले को सुलझाव कर सकता है? तो 180 दिन या तो आपको 6 माह का समय इसको निर्धारित किया गया है। नोट याद रखिएगा, न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। यह मूल कॉन्सेप्ट नहीं है। जब 42वां संविधान संशोधन लाया गया 1976 में, और जब हम इंटरनेशनल लेवल पर जलवायु परिवर्तन की जब चर्चा होने लगी, हम सहभागी बनने लगे, तो उसके बाद यह कॉन्सेप्ट आया है जहाँ पर पर्यावरण संबंधित मुद्दों को निपटाने के लिए अलग न्यायाधिकरण की स्थापना की, जिसमें अनुच्छेद 323A के तहत प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित था। तो 323 ये ध्यान रखिएगा, 323 जितने भी प्रशासनिक अधिकरण बनते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, तो उसका गठन 223A के तहत, और 323B के तहत अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण से संबंधित, उसके लिए संविधान यह अधिकार देता है संसद को कि इसके अतिरिक्त जो भी अन्य मामले जैसे पर्यावरण से संबंधित एनजीटी हो या कोई और भी मामला होगा, तो इसके लिए अलग न्यायाधिकरण, जैसे नदी जल के लिए भी प्राधिकरण का गठन किया जा चुका है, तो इसके लिए 323B के तहत ही गठित किया जाएगा। तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत एनजीटी का गठन किया गया, तो 323B के तहत। नेक्स्ट है न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल अर्ध न्यायिक होता है। अर्ध न्यायिक कहने का मतलब उससे पूर्णतः न्यायिक व्यवस्था स्थापित करने की शक्ति नहीं होती है, जिसमें मृत्यु पूर्णतः होता है कि किसी व्यक्ति को, और देखिए यहाँ पर आधार पूर्णतः न्यायिक व्यवस्था सिस्टम क्या होता है, जिस न्यायालय को आर्थिक रूप से दंड देने का प्रावधान हो, कारावास देने का सर्वसम्मत प्रावधान हो, और जिसे जीवन छीनने का भी अधिकार हो,
उसे पूर्ण न्यायिक व्यवस्था के तहत शामिल किया जाता है। जीवन छीनने का अर्थात मृत्यु दंड देने का प्रावधान अगर हो तो ये तीनों टर्मोलॉजी अगर यूज किया जाता है किसी न्यायालय व्यवस्था के द्वारा उसे तो पूर्ण न्यायिक व्यवस्था उसे बोला जाता है। नहीं तो आप जहीं भी अर्ध न्यायिक संस्था जिस संस्था के आगे सुनते होंगे तो वहाँ पर समझिएगा कि कम से कम मृत्यु दंड उसे देने का प्रावधान नहीं होगा, केवल उसे सज़ा और अर्थदंड देने का प्रावधान होगा। सज़ा का मतलब कारावास दे सकता है, कठोर कारावास दे सकता है और आर्थिक दंड दे सकता है। मृत्यु दंड देने का उसे शक्ति प्राप्त नहीं होगा। कोई भी अर्ध न्यायिक संस्था हो, जैसे आप निर्वाचन आयोग ले सकते हैं। निर्वाचन आयोग एक अर्ध न्यायिक संस्था है, उसे दंड देने का प्रावधान है, उसे सज़ा भी देने का प्रावधान है। इसी प्रकार और भी संस्थाएं हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो सभी अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आप इसको अलग कर सकते हैं। संरचना याद रखिएगा, इसका कैसे होता है। एनजीटी का अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, विशेष सदस्य शामिल होते हैं। 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद पर रहेंगे, पूर्णतः नियुक्ति के पात्र नहीं होते। पुनः उनकी नियुक्ति जो भी एनजीटी का अध्यक्ष होगा उसकी पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती। किसी भी विभाग, किसी भी संस्था या किसी भी संबंधित जो भी संगठन होगा वहाँ पर नहीं उसकी नियुक्ति की जा सकती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन ऐसे ऐसे पद हैं जो उसकी पुनः नियुक्ति नहीं होता। ये सब आप लोग अब स्टेप बता ही सकते हैं, इतना आप लोग जानकारी होगा ही। जिन्हें नहीं होगा तो हम लोग कभी कभी चर्चा करेंगे, वहाँ बता दिया करेंगे। वैसे बहुत से लिस्ट हैं जिसमें पुनः नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, तो वो उस संगठन का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो यहाँ प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि जो अध्यक्ष की नियुक्ति किसके सिफारिश पर की जाती है। तो मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है। यह आवश्यक है कि अधिकतम कम से कम 10 और अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्वकालिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य होंगे। तो यह भी एक टर्मिनोलॉजी है, यूज़ किया जाता है इसमें। अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्वकालिक न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाती है। अब यह इसकी शक्ति और प्राधिकार क्या है उसके भी हम लोग देख लेते हैं कि यह अधिकरण का न्याय क्षेत्र बेहद विस्तृत है। उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकते हैं जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल है। जितने भी पर्यावरण शब्द जहाँ यूज हो जाएगा वहाँ एनजीटी मामले को देख सकता है। पर्यावरण से संबंधित कानून अधिकारों को लागू करना भी इसकी दायित्व है। पर पर्यावरण में आप लोगों को बहुत सा चीज़ शामिल हो सकता है, जैसे जल शामिल हो सकता है, भूमि शामिल हो सकता है, वायु शामिल हो सकता है। तो इससे मिला जो सिस्टम है वही पर्यावरण कहा जाता है। तो इस सभी मामलों को देखता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें। यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज जो होता है उसे आप लोग अगर ध्यान रखते हैं तो इसके बहुत से व्यापक पक्षों को आप लोग बिना समझाए ही समझ सकते हैं। पर्यावरण कहने का मतलब सभी पक्षों को यह देख सकता है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को एक विशिष्ट मंच के रूप में घोषित करते हुए कहा कि वह देश भर में पर्यावरण मुद्दों उठाने वाले स्वतः संज्ञान स्व मोटो की लेने की शक्ति से संपन्न है, अर्थात उस स्व मोटो की शक्ति प्राप्त है। किसी मामले में मान लीजिए अभी आपके क्षेत्र में कोई ऐसा भूस्खलन हो जाता है या कोई ऐसी विपदा आ जाती है जो पर्यावरण को प्रभावित करती है, पर्यावरण से संबंधित दुर्दशा सरकार द्वारा अपनाई गई है, तो वहाँ पर वह स्व मोटो स्वतः संज्ञान ले सकता है। मामले की सुनवाई के लिए संबंधित पक्ष को अधिकृत कर सकता, उसे बुला सकता अपने बेंच में, मुख्यालय में या संबंधित जो क्षेत्रीय कार्यालय वहाँ पर। तो यह देखिए स्व मोटो अर्थात किसी मामले को देखकर स्वयं मामलों की जांच करवाना ही स्व मोटो कहलाता है। हाल ही में जैसे दुमका में जो मामला हुआ था तो झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था मामले में और डीजीपी को तलब किया था। तो इस प्रकार से आप लोग को समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भूमिका केवल न्यायाधिकरण तक सीमित नहीं है, न्याय निर्णय तक सीमित नहीं, केवल न्याय ही नहीं देगा। यह ट्रिब्यूनल कई अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभानी होती जो प्रकृति में निवारक, सुधारात्मक और उपचारात्मक भी हो सकते हैं। अर्थात 3 टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा।
निवारण भी करा सकता है किसी संबंधित पक्ष को जो भी विवाद होगा। साथ में सुधार की भी आपको सुझाव दे सकता है, उपचार की भी तकनीक अपना सकता है। तीनों भूमिका में एनजीटी कार्य कर सकता है या न्यायाधिकरण इस रूप से भी कार्य करता है। तो आपको यह टर्मिनोलॉजी प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हरित, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है एनजीटी, प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा सीमित नहीं होता है। यह देखिए, जो सिविल प्रक्रिया संहिता है उसके तहत निर्धारित नहीं होता है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय यह बोलता है कि व्यक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है, उसकी ज़रूरतें सबसे इम्पोर्टेंट है। तो प्रकृति में जो न्यायिक व्यवस्था है, प्राकृतिक न्याय को नेचुरल जस्टिस जिसे बोलते हैं, उसके संदर्भ में इस न्यायालय की निर्णय ले सकता है। तो जो मामला आप देख रहे होंगे 3500 करोड़, तो यह प्राकृतिक न्याय से ही संदर्भित है। एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है, जिसके विरुद्ध वह सुनवाई कर सकता है। इससे अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा यहाँ पर नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908, कोड ऑफ सिविल प्रोड्यूसर जो 1908 में उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। जो सिविल संहिता प्रक्रिया है उसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। यह प्राकृतिक न्याय के संदर्भ में ही कार्य करेगा, जो उसे उचित लगेगा और जो न्याय संगत लगेगा वो कार्य कर सकता है। हालांकि देखिए होता क्या है कि ग्राउंड लेवल पर ऐसा नहीं है कि न्यायिक प्रक्रिया के इतर जाकर कार्य करता होगा न्यायाधिकरण, वो सारे पक्षों को देखता है, पर न्याय करने वक्त जब डिसीजन सुनाता है तो वो प्राकृतिक न्याय को, प्राकृतिक जो नेचुरल जस्टिस सिस्टम है उसके संदर्भ में अपने निर्णय को देता है। वो मामला बहुत सा मामला है। इसी के संदर्भ में अनुच्छेद 21 में बहुत से ऐसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐड किए गए हैं, जिसमें स्वच्छ पानी पीने का अधिकार हो, नींद लेने का अधिकार हो, साथ ही साथ स्वच्छ पर्यावरण से संदर्भित जीने का अधिकार हो, स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार नागरिक को मौलिक अधिकार की श्रेणी में गया है। उसका श्रेय एनजीटी को ही जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उसका निर्णय दिया है, पर कहीं न कहीं एनजीटी से प्रभावित होकर उन निर्णयों को दिया गया है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। ध्यान रखिएगा, यहाँ किसी आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक कि एनजीटी उस पर सतत विकास, निवारक और प्रदूषण भुगतान आदि सिद्धांतों को लागू करे, अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्योरी जो है उस पर विकास नज़र रखेगा कि उस समस्या का सतत विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। निवारक अधिनियम जो होगा वो निवारक इसके संदर्भ में क्या अपनाया जा सकता है। साथ ही साथ प्रदूषण भुगतान, पॉल्यूटर जो पेय है वो किस हद तक जा सकता है, यह भी डिफाइन करता है। इसी आधार पर वो नियम कानून अपना सुनाता है। नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आप लोग यहाँ से प्रश्न किए जा सकते हैं। तो इस सब टर्मिनोलॉजी को जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, अधिग्रहण जो भी होगा उसके निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है। जो हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके अनुरूप करना होता है। राज्यों को ऐसा नहीं कि राज्य सरकार अब यह बोल देगी हम नहीं देंगे, या इससे हम नहीं इस मामले को मानते हैं, नहीं मानेगा तो उस पर अवमानना का केस होगा और भी बहुत सी चीज़ें उभर कर सामने आएगी। इसलिए उसकी साख भी गिरती है। ध्यान रखिएगा, बहुत से फंड रिलीज जो होते हैं बंद हो जाएंगे, तो इसलिए इसे राज्य सरकार प्रतिबद्ध हो जाएगी संबंधित पक्षों को। अब 2 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है, तो उसे ज़रूर है उसे पूरा करना होगा। एक निश्चित समय, देखिए एनजीटी अधिनियम नियमों को पालन न करने पर दंड का प्रावधान भी करता है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने क्या बोला कि अगर राज्य सरकार बोले कि मैं नहीं मानूंगा या जो भी पक्ष है, तो इसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पैरेलल, आपको मैंने क्या बताया था अभी कुछ देर पहले कि हाई कोर्ट के पैरेलल कार्य करता है। तो यही है कि अगर नहीं होगा तो दंड का भी प्रावधान यह कर सकता है। अगर न्यायालय में कोई निर्णय को नहीं मानती है राज्य सरकार या संगठन, तो उसे उस संबंधित पक्ष को दे सकता। अगर व्यक्ति विशेष की बात हो तो कारावास के अधिकतम 3 वर्ष की सज़ा बढ़ाया जा सकता है अगर व्यक्ति विशेष के मामले हो, अगर कोई नहीं मानता है। और आर्थिक दंड के लिए 10 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाता है, अतिरिक्त आर्थिक 10। देखो अभी लास्ट में आप लोग को मुआवजा की बात किया होगा।
एनजीटी ने, तो मुआवजे में यही चीज़ें अगर नहीं भुगतान करेगा तो अतिरिक्त मुआवजा और भी देना होगा। तो यही 10 करोड़ का ऐड करके जो भी उसे उचित लगेगा वो कर सकता है। कारावास और आर्थिक दंड दोनों दे सकता है। तो यह व्यक्ति विशेष पर लागू होगा, ध्यान रखिएगा। जो भी कारावास की बात होता है वो व्यक्ति विशेष पर, आर्थिक दंड होता है सामूहिक रूप से संगठन पर या राज्य सरकार पर या केंद्र सरकार पर। साथ ही साथ एनजीटी द्वारा जो दिए गए आदेश है, निर्णय, अधिनियम विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के 90 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। हालांकि यह अक्षुण्ण नहीं होता, इसके विरुद्ध जाकर न्यायालय एनजीटी के जो निर्णय है उसके विरुद्ध जो वेस्ट बंगाल की सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन के अंदर अपील करने का उसे अधिकार प्राप्त है। और सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय लेगा क्या यह मामला सही है या नहीं है, या इसे पुनर्वर्तित करेगा। तो यह हालांकि अभी तक देखा गया है, अभी बहुत से केस में एनजीटी ने जिस मामले में सुनवाई की है उसको सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति रखा है। तो आप इस मामले में हम लोग देख सकते हैं, हालांकि जुर्माना अधिक है तो शायद मॉडरेट हो कुछ नियम कानून जुर्माने की राशि, पर देखने को होगा कि जब ये मामला जाएगा, अगर राज्य सरकार लेकर जाती है तो 90 दिन के भीतर क्या होगा स्थिति, हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट आप लोग याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस एनजीटी के मामले में आपको यहाँ से प्रश्न यूपीएससी पीसीएस में कितनी बार ही पूछा जा चुका है। एनजीटी संबंधित कानून को नागरिकों मालूम सुनवाई कर सकता है। 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है, जैसे जल प्रदूषण जल निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षा अधिनियम 1980, वायु और वायु प्रदूषण नियंत्रण 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1886, पर्यावरण संरक्षण देखिए 2 बार रिपीट हो गया, और जैव विविधता अधिनियम 2002 यह के तहत आपको यह एनजीटी इन मामलों की सुनवाई करता है। तो आपको यह टर्मिनोलॉजी याद रखना है। नोट है, एनजीटी के पर्यावरण क्षेत्र के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र, जिस पर हम लोग अभी बात करेंगे, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजुलेशन मैकेनिज्म स्थापित करने की नई दिशा प्रदान करता है यह भी। और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है वो एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो यह पीटी फैट के रूप में आप लोग को काम देगा। और देखिए ये जो नियम है इसके तहत सारे मामलों की जांच एनजीटी करता है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बहुत से मामले जो जुर्माना लगाया गया है, जो आंध्र प्रदेश पर 238 करोड़ का है। साथ ही अंसल प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड गुड़गांव के लिए लगभग 153.50 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया। मेघालय सरकार द्वारा कोयला खनन रोकने पर 100 करोड़ का मामला जुर्माना लगाया गया था। अप्रैल 2022 में लुधियाना नगर निगम पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। वहीं खनन माफिया पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के भाई एलएलसी महमूद अली और मोहम्मद ईमान खनन कारोबारी सहित अमित जैन को नोटिस जारी करते हुए 50 करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया है। तो देखिए लगभग 238 करोड़ का जो हालिया जुर्माना था लगाया गया। 100 करोड़ के जुर्माने बहुत बार लगाए गए एनजीटी के द्वारा, पर मामला जो 3500 करोड़ का है यह बहुत ही यूनिक है, नज़ीर पेश करेगा जो चीज़ें हैं। देखिए जो ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों को बार बार देखने को मिल जाएगा जब भी एनजीटी की चर्चा होगी या पर्यावरण संबंधित चर्चा होगा। पर्यावरण प्रभाव आकलन जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है EIA, उसकी चर्चा होगी। इसे एक बार देख लीजिए आप लोग, यह क्या होता है। जब भी टर्मिनोलॉजी यूज़ है इसे आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा। एनजीटी पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया कड़ाई से पालन सुनिश्चित करता है, अर्थात किसी नियमों के लिए यह कड़ाई से कानून पालन करने के लिए एक दिशा निर्देश है। साथ ही साथ पर्यावरण प्रभाव आकलन एक प्रस्तावित परियोजना है और विकास संभाव्यता पर्यावरण प्रभाव के मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है जिसमें लाभकारी और प्रतिकूल दोनों तरह के अंतर संबंधित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानव प्रभावों को ध्यान में रखता है। इसी आधार पर एनजीटी अपने निर्णय करता है कि इसका प्रभाव क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा। जहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोगों को लिखा भी गया है, देखिए न्याय वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। तो यही EIGT आपको इसी आकलन के आधार पर काम करता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि EIA जो है यह मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानव स्वास्थ्य प्रभाव को ध्यान में रखकर कार्य करता है। एक उपकर है जिसके एक ऐसा उपकरण है EAI ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी पर्यावरण
परियोजना के सकारात्मक नकारात्मक पर्यावरणीय आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का आकलन के लिए किया जाता है कि उसका प्रभाव, मान लीजिए एनजीटी इस मामले का आकलन इसी आधार पर किया होगा 3500 करोड़ कि भविष्य में इसके नकारात्मक पर्यावरणीय आर्थिक और सामाजिक प्रभाव कितने हो सकते हैं, जिसके आधार पर इसे जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये बहुत ही टर्मिनोलॉजी यूज करता है। नेक्स्ट है, इसका उपयोग पूर्व नियोजन चरण में ही किसी परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव के भविष्यवाणी करने के लिए किया जाए ताकि प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए निर्णय किए जा सके। देखिएगा इस निर्णय में यह बोला गया होगा कि इस पर सुधार करने की ज़रूरत है। इसका असिस्ट 3500 करोड़ तक किया जा सकता है। हालांकि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता था। तो चीज़ें यहाँ देखिए, भविष्यवाणी यह करता है कि इस संबंधित समस्या आपदा प्रबंधन जो ठोस प्रबंधन का भविष्य में क्या प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसके आधार पर, इस थ्योरी के आधार पर एनजीटी निर्णय लेता है। नेक्स्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण करना और आर्थिक और पर्यावरणीय लागत लाभों को सर्वोत्तम संयोजन करना या संयोजन करना, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, पर्यावरण और उसके बीच आर्थिक मूल्यों का। तो यह ध्यान रखना है कि आप लोगों को जब भी एनजीटी मामले की सुनवाई करेगा इसी टर्मिनोलॉजी का यूज करता है। प्राकृतिक न्याय कहीं ना कहीं इससे पैरेलल कार्य करती है, नेचुरल जस्टिस, क्योंकि नेचुरल जस्टिस से ही बोलता है कि न्याय जो होना चाहिए व्यक्ति के जीवंत होने के लिए ज़रूरी है, अर्थात उसके लिए जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं किसी भी हद तक छीनी नहीं जा सकती, वो प्राकृतिक न्याय के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ इस टर्मिनोलॉजी को, जितने भी टर्मिनोलॉजी है संबंधित पक्ष है उस पर मैंने विस्तृत सभी जानकारियाँ दे दी हैं। तो आप लोग इसका की नोट्स बना लीजिएगा ताकि आप लोगों को जो आने वाले समय में कभी भी एनजीटी का मामला आए तो चीज़ें आप लोगों के सामने स्पष्ट हो। आने वाले मेंस और इंटरव्यू के लिए आप लोग तैयार रहिएगा कि अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उसका उत्तर भी बेबाक तरीके से, बेहतर तरीके से लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं। हालांकि बहुत लंबा टॉपिक था यह और काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने इस पर समय भी दिया। आने वाले दिनों में जो चीज़ें होंगी उस पर हम लोग की नोट्स देखते चलेंगे। आप उम्मीद करेंगे इसको सारे की नोट्स को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए आठ दिन में दूसरा महामुकाबला हो रहा है भारत पाकिस्तान के बीच। इसके कुछ पक्ष है, विपक्ष है। आपसे यहाँ राय पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि आप क्या मानते हैं कि इस प्रकार के खेल प्रतियोगिता होनी चाहिए, जैसा विवाद पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहा है हालिया दिनों में राजनीतिक मंचों पर, जो विदेश नीति के संदर्भ में समझा जाता है, तो क्या यह जायज़ है? तो देखिए कल एक मैंने पोस्ट पढ़ा था एक पूर्व सैनिक, उनके द्वारा छद्म राष्ट्रवाद के संदर्भ में कि हमारा राष्ट्रवाद किस ओर जा रहा है। साथ ही साथ उस व्यक्ति ने, उस सेना नायक ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय सभी को टैग किया था और ये उनसे प्रश्न किया था कि क्या दायित्व केवल सैनिकों का ही है सीमा पर जान देने के लिए या व्यक्ति विशेष का भी महत्व होना चाहिए। यह बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। दोनों पक्ष, एक पक्ष यहाँ यह बोलेगा कि नहीं, भारत पड़ोसी के बीच जो संबंध है उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो उसने बहुत से सवाल किए हैं। तो आपसे भी लाजमी सवाल पूछा जा सकता है इंटरव्यू बोर्ड में, पर मैं इस पर आपको बाद में चर्चा करूंगा। पहले उस पोस्ट का क्लिप मैं आप लोगों को है ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उस चीज़ को समझिएगा, ताकि बहुत लंबा विस्तृत उसने बात किया था और बहुत व्यवहारिक पक्षों को उसने रखा था। उसके बाद इस पर हम लोग कभी विशेष रूप से चर्चा करेंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि तथ्यों को पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसके आधार पर उसका आकलन किया जाना चाहिए। एक तरफा आकलन उचित नहीं होता है, तो उसको हम लोग विशेष कभी रूप से देखेंगे। देखिए कल आपको मैंने इसका एक शेड्यूल पोस्ट किया था, पेपर पोस्ट किया था, पिक्चर, जिसमें दिल्ली रेलवे स्टेशन उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा और भविष्य में ऐसा रेलवे स्टेशन दिल्ली का दिखेगा। उसके लिए जो आपको मॉडल है, प्रस्तावित स्टेशन का डिज़ाइन है, वो दिया गया है। ये देखिए कुछ बातें हैं आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। कल मैंने
इसके संदर्भ में कुछ चीज़ें आप लोगों को ट्वीट पर भी ट्विटर किया था। कुछ व्यक्ति विशेष भारत में बहुत सी रणनीतियों सरकार की रणनीतियों का विरोध करते हैं, पर इस प्रकार के जब भी योजनाएं आती हैं तो कोई भी राजनीतिक पार्टी सरकार का साथ नहीं देती है। उसका मूल कारण यही है कि भारत का जो छवि है ना, लोगों में गरीब देश के रूप में डाल दी गई है कि भारत गरीब देश है, गरीब देश है, यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। साथ ही साथ यह विदेशों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर यहाँ के राजनीतिक और प्रशासनिक लोगों की बात हो रही है कि लोगों के आम मस्तिष्क में यह बात डाल दी कि भारत गरीब राष्ट्र है, यहाँ पर केवल अनुदान दिया जा सकता है, गरीबों की सहायता, गरीब राशन कार्ड, पेंशन योजनाएं दी जा सकती है और हमेशा गरीब ही मुद्दा बन के रहना चाहिए। देखिए, मैं गरीबी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ जो व्याप्त समाज में और लोगों में व्याप्त कुरीतियाँ भरी हुई हैं, कॉन्सेप्ट भरा, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जब ये कल रिलीज़ किया गया पोस्टर, उसके बाद अमूमन राष्ट्रीय पार्टी जितने भी ये क्षेत्रीय पार्टी, लगभग क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भारत में गरीबी की बातें से संबंधित जो पोस्ट था वो डाला गया कि भारत में किसी ने पोस्ट किया था कि शौचालय में अब जीएसटी लगेगा 12%। यह क्या इंगित करता है? जब ये पोस्टर रिलीज हुआ जस्ट उसके कुछ देर के बाद ही आता है, किसी पार्टी ने भारत में गरीबी का स्तर का पोस्ट किया था। इसी प्रकार विभिन्न तरीके से लोग पोस्ट कर रहे हैं किए इसके बाद। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि लोगों के दिमाग में पैरेलल या दिमाग में डालते रहना है कि भारत गरीब है और उसके जो कार्य होने चाहिए, सरकार के जो कार्य होने चाहिए, इसी के इर्द गिर्द होना चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। भारत इस प्रकार की परियोजनाओं पर कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए, जब बुलेट ट्रेन भी आया तो भारत में इसी मुद्दे के संदर्भ में बात की गई थी। भारत में इतनी गरीबी है तो बुलेट ट्रेन की क्या आवश्यकता है। हवाई जहाज़ की जो कॉन्सेप्ट आया था, जब आया था हवाई जहाज़ कॉन्सेप्ट, तो उस समय भी ये बात की जा रही थी। आने वाले समय में जब तक ये मामला रहेगा तब तक ये चीज़ें होती रहेगी। तो आपसे यहाँ प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है, क्या भारत की परिकल्पना एक गरीब राष्ट्र और सेवाओं की आपूर्ति जो है गरीब लोगों की उसी तक सीमित होनी चाहिए, या हम विकसित राष्ट्रों में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की स्थिति में आए जहाँ पर विश्व हमसे कुछ सीखे। तो इस दूरदर्शीय जो डायस्पोरा है और दूरदर्शीय जो सोच है, उसके संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और जो एक माइंड मैप गेम जो खेला जाता है पार्टी के द्वारा, तो यह कब तक चलेगा, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न किया जा सकता है। ये अमूमन देखिएगा आप, मैं अभी जो बोल रहा हूँ चीज़ को आप लोग देखिएगा, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की जब भी बात की जाती है देश में, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो वहाँ पर गरीबी को एक पैरेलल खड़ा करके इसका प्रतिरोध किया जाता है। गरीबी में बहुत से चीज़ें और भी उभर कर सामने जाती है। तो आप यहाँ समझिएगा उस टर्मोलॉजी को जो भारतीय के दिमाग में डाली जा रही है। क्या भारत विकसित राष्ट्र बनने के लिए इन प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए नहीं रेडी है? तो इसी बताना यही चाहता है सभी लोग। तो ये चीज़ आप लोग से प्रश्न किया जा सकता है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। और भी चीज़ें जो है, इसका पीटी फैक्ट जब आएगा तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तब तक चैनल को शेयर कीजिए। और बहुत ही खुशी की बात है कि 40,000 व्यूअर का जो टारगेट होता उसने लास्ट मंथ में पूरा किया। आप लोग सभी लोगों का धन्यवाद। और 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा होने वाला है। उसके बाद और भी हम लोग बहुत बेहतर तरीके से उभरेंगे, क्योंकि 1000 जब सब्सक्राइबर हो जाता है तो यूट्यूबर स्वयं प्रमोट करने लगता है। तो ये चीज़ें आप लोग हमें जल्द से जल्द अनुभूति कराइए, हमारा सपोर्ट बनाइए। लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए, शेयर अपने ग्रुप में सभी जगह कीजिए ताकि जल्द से जल्द हम 1000 सब्सक्राइबर को पूरा कर सकें। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। अभी जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग देख रहे हैं, तो आप लोग हमारा सहयोग जरूर बनाए रखिए। देखिए, एक और चीज़ें हैं, एम्स के नाम के बदलने के प्रस्ताव का विरोध हो रहा है। सरकार चाहती है, केंद्र सरकार, कि देश में जो भी एम्स है उसको जो 23 एम्स के नाम को स्थानीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों या क्षेत्र के ऐतिहासिक घटनाओं या स्मारकों के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा गया है। देखिए, सरकार की कोई मंशा गलत नहीं है इसमें। यह ज़रूरी है कि जो हमारे
स्वतंत्रता सेनानी है या जो संबंधित क्षेत्र से एक विशेष स्थान रखते हैं, विशेष लोगों में नज़रिया बदलने का एक इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं कि उस व्यक्ति से लोग प्रेरित हो, तो उस व्यक्ति विशेष पर किसी संस्था का नाम रखना कोई गलत काम नहीं है। ऐसी सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को भी करनी चाहिए ताकि लोग मोटिवेट हो सकें। पर यहाँ प्रश्न यह है कि एम्स में कि जो ख्याति जो प्राप्त की जाती है किसी संस्थान के द्वारा, उसके नाम के द्वारा, क्या उन नामों को भी परिवर्तन करना चाहिए? यह सबसे बड़ा प्रश्न है, आपसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ आधार बताए गए हैं अखिल भारतीय जो एम्स है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के द्वारा, कि शीर्ष स्थान पर बरकरार है लगातार दिल्ली अच्छे रैंकिंग में, जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसके तहत। साथ ही साथ इलाज में कम खर्च पर गरीबों के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में एम्स की गिनती दुनिया के 10 अच्छे संस्थानों में हो चुकी है और किया जाता है, और यह काफ़ी हद तक सही भी बात है। और पहचान हमेशा नाम से जुड़ी होनी चाहिए, और यह किसी व्यक्ति विशेष या स्थान का पहचान उसके नाम से ही होता है। यही वजह है कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे शिक्षण संस्थानों का नाम सैकड़ों सालों में नहीं बदला गया है। एम्स जो है अपने स्थान पर सही है, सरकार भी अपने स्थान पर सही है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपके नज़र में सरकार को क्या करना चाहिए। हालांकि सरकार ने प्रस्ताव मांगा है, तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आप लोग इसमें भाग ले सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। तो आपसे यह प्रश्न जरूर किया जा सकता है कि आपके नज़र में नाम परिवर्तन करने की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है वो किस हद तक जायज़ है और क्या नहीं है। तो मेरा पर्सनल इस व्यू पर यह मानना है, और सब व्यू पर तो चीज़ें सही हैं कि जो पौराणिक रूप से जो चीज़ें चली आ रही है उसका नाम परिवर्तन होना चाहिए, ताकि जो क्षेत्र विशेष है जो जिस पर मान लीजिए होशंगाबाद जो हाल ही में महाराष्ट्र में नाम बदला गया शिवराजगढ़, इसी प्रकार औरंगाबाद का भी नाम बदला गया, मुगल सराय का नाम बदला गया। तो वहाँ के क्षेत्र विशेष के संदर्भ में जो व्यक्ति विशेष जो लोगों के प्रति अलग छाप रखते हैं उसके संदर्भ में नामों का परिवर्तन होना चाहिए। पर मेरा पर्सनल व्यू यह भी है कि इस प्रकार के जो संस्थान होते हैं जो काफ़ी लंबे समय से देश में विश्व में लोग नाम से जानते हैं, एम्स का मतलब समझते हैं कि अगर मैं यहाँ जाता हूँ, कोई भी व्यक्ति विशेष गरीब व्यक्ति यह जाता है तो यह समझता है कि एम्स में जाते ही मेरी सभी समस्याओं का निदान हो सकता है, इलाज बेहतर होगा। अब मान लीजिए क्षेत्र विशेष के नाम पर अगर इसे रख दिया जाता है, दिल्ली में कोई व्यक्ति होगा, पटना के एम्स का कोई और नाम हो सकता है, रांची के कोई और हो सकता है, तो लोगों के बीच जो छवि है कहीं ना कहीं धूमिल होगा इस संस्थान को लेकर। और जो लोगों के दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं कि एम्स का नाम सुनते ही एक अलग संस्थान का पिक्चर बनता है, विजुअल बनता है, वो कहीं ना कहीं धूमिल होगा, विश्वास में कमी होगी। तो यह देखिए नाम बेहतर तरीके से पहले ही रखा जा चुका है, इसके संस्थानों इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने की ज़रूरत है। हर चीज़ों में देशभक्ति जैसे कॉन्सेप्ट को नहीं लाना चाहिए। इस संदर्भ में केवल मैं एम्स या इस प्रकार के संस्थानों के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, और भी चीज़ें जहाँ पर है राष्ट्रवाद को जरूर, मैं राष्ट्रवाद को प्रमुखता से उजागर करता हूँ, पर इन सब मामलों में ज़रूर आपको न्यूट्रल होना चाहिए। सरकार को इस दिशा में सोच समझ के अपनी रणनीति तय करनी चाहिए। साथ ही जो प्रस्ताव आएंगे उसमें देखिएगा जो चीज़ें स्पष्ट होगी उसके साथ सरकार को दिशा निर्देश करना चाहिए। तो आपको ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आप लोगों को चीज़ें और भी प्रश्न है, जैसे यहाँ पर देखिए 4 दिन की भारत यात्रा पर आ रही है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, उस पर बहुत सी बातें होंगी, तो हम लोग कल बात करेंगे इस पर क्या क्या डिसीजन हो रहा है जब ये दौरा इनका समाप्त हो जाएगी। हालांकि कुछ कयास लगाए जा रहे हैं खाद्य आपूर्ति को लेकर, जो शेख हसीना जी है वो मांग सकती है भारत से। साथ ही नेपाल और भूटान के संदर्भ में अपने अनुमति मांग सकती है सामान भेजने के लिए, व्यापार करने के लिए रास्ते के मार्ग का अनुमति मांग सकती है। तो इस पर जो भी बातें होगी उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे जब आएगा चीज़ें उभर कर, जो भी समझौता होगा। देखिए फिर आपको एक न्यूज़ पीटी ओरिएंट है। मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद प्रतिमा का अनावरण बिरला जी के द्वारा किया गया, जो अध्यक्ष हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला, हाल ही में कनाडा में किया गया। तो ये सब पीटी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा और चीज़ें आप लोग
देखिए एक और भी पीटी में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, हैदराबाद मुक्ति दिवस साल भर चलाने का आज मंजूरी दिया है केंद्र सरकार। इसकी जो उद्घाटन करेंगे जो होंगे कौन होंगे, आपको अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा इस समारोह में आपको हैदराबाद की मुक्ति और भारत संघ में विलय के लिए अपनी जान दी से उनको याद रखना। देखिए 17 सितंबर 1948 को आज़ादी मिला था, तो इसके लिए हैदराबाद को एक साल बाद जो 15 अगस्त 1947 है उसके संदर्भ में चीज़ें देखने को मिलती है जो घटनाएं घटी। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार इस कार्यक्रम तेलंगाना के साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है, क्योंकि निज़ाम का जो क्षेत्र था इन राज्यों को भी वर्तमान जो राज्य क्षेत्रों में भी शामिल था। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर चीज़ें हैं इन राज्यों के हिस्से में भी शामिल थे। वर्तमान में पूरे तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र का मराठावाड़ा, कर्नाटक का कोपन और विजयनगर और बीदर क्षेत्र भी शामिल थे। यह समारोह कब से कब तक चलेगा? 17 सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक चलेगा। तो यह आप लोग को पीटी फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। आपको यहाँ से मेंस के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हैदराबाद मुक्ति दिवस क्या था? तो देखिए इस पर मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, क्योंकि सभी चीज़ों का अगर विस्तृत रूप से यहाँ पर चर्चा किया जाता है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और आप लोग उसे बेहतर तरीके से नहीं देख पाते हैं। मुझे पता है कि लंबा वीडियो हो जाने के बाद समस्या क्या क्या आती है। कोशिश करूँगा की नोट्स इसका भेज देने के लिए आप लोग को। देखिए पुनः झारखंड में एक और मामला आ गया है रेप का, बलात्कार का। तो इसके संदर्भ में देखिए दुष्कर्म के मामले में आए हैं। तो मैं अभी क्या बोल रहा था, नज़ीर पेश, पिछले बार भी मैंने बोला था कि ऐसा नज़ीर पेश करने की ज़रूरत है। कल फिर मैंने ट्वीट किया है आपको माननीय राष्ट्रपति के बाद पीएम ऑफिस, गृह मंत्रालय के पास और झारखंड सरकार को कि कब तक इन समस्याओं को निदान कोई महिला झेलती रहेगी। उस पर सोचिए कितने लोग अनैतिक हो गए हैं कि मामला अभी 10 दिन भी नहीं हुआ है, ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ है, अरे इस प्रकार की घटना करने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। अर्थात कानून का जो भय होता है उन लोगों में नहीं है। तो यह ज़रूरी है कि एक नज़ीर पेश करना, जैसा नज़ीर आप लोग एनजीटी के मामले में देखने को मिला उसी प्रकार का मामला यहाँ एनजीटी यहाँ पे ही देखने को मिलना चाहिए, ताकि जो दुष्कर्मी हैं, जो इस प्रकार के मनोभाव से सोसाइटी में चल रहे हैं, उनको नज़ीर पेश हो। बाकी चीज़ें पहले ही चर्चा की जा चुकी है। देखिए सब जब मामला आता है ना तो अंदर से लोग टूट जाता है कि समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं कि मानव का जो एक महिला के लिए उसकी प्रतिष्ठा कितना अहम होता है। अब इसके लिए दो पक्ष विवाद हो सकते हैं, तो वो सब विवादों पर नहीं जाएंगे हम लोग, केवल उस मनोभाव दशा को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो इस मामले से उभर कर सामने आया है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन सब मामलों को नज़ीर पेश होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ऐसे लोगों को सामने लाकर उसे समाज के सामने जो चीज़ें हैं स्पष्ट रूप से करनी चाहिए। देखिए एक मामला और भी आया है जो भ्रष्टाचार किस हद तक जा सकता है ये देखने को मिल सकता है इस मामले में। जो बंगाल में हाल ही में जो चटर्जी घोटाला, भर्ती घोटाला हुआ था, शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें पार्थ चटर्जी और उनके सभी मित्र शामिल थे, उनके द्वारा किया क्या गया है भ्रष्टाचार के संदर्भ में समझ सकते हैं। ये केस स्टडी या एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग यूज कर सकते हैं। हालांकि पहले न्यूज़ इसको कवर किया गया है कि बांग्लादेशियों को भी फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर इसमें नियुक्ति की गई शिक्षक के तौर पर। देखिए यह इंटरनेशनल लेवल पर कितनी बड़ी भ्रष्टाचार को उजागर करता है और किस हद तक कोई व्यक्ति जा सकता है भ्रष्टाचार करने के लिए, आप समझ सकते हैं। तो भ्रष्टाचार केवल हम और आप में आसपास लोगों के द्वारा स्थापित भ्रष्ट आचरण नहीं है, यह देश के छवि को भी समाप्त करने के लिए हमारा जो आंतरिक सुरक्षा है वो भी खतरे में ला सकता है। बांग्लादेशियों को फर्जी तरीके से नियुक्ति दी गई है। देखिए कितना इसमें मॉडरेट हुआ अगर सिस्टम आप समझ सकते हैं तो इसे केस स्टडी के तौर पर आप लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों को ये आर्टिकल आज पढ़ना चाहिए
इस पर विस्तृत रूप से चर्चा किया जा चुका। चीन के विरुद्ध एकजुट हो, इस पर पहले भी मैंने बात किया था हिंद महासागर के संदर्भ में, जो आप मैंने बताया था कॉन्सेप्ट को, हिंद प्रशांत क्षेत्र को डेवलप करने की ज़रूरत है। उसी से संदर्भित जो मामले हैं उस पर चर्चा किया गया, अंडरलाइन कर दिया गया है। इसे ज़रूर आप लोग देखिएगा कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को कैसे प्रतिस्थापित किया जा सकता है चीन के विरुद्ध एशियाई देश को। चीन जो अड़क नीति अपनाता है, अपनी औपनिवेशिक नीति अपनाता है, देशों पर दबाव डालते हुए अपनी जो कूटनीतिक चालें चलता है, ऋण का चाल चलता है, सभी मामलों को अगर प्रतिनियुक्त करना, उसे समाप्त करना या न्यून करना है तो उसके लिए हिंद प्रशांत महाक्षेत्र जो है उसे डेवलप करना होगा, और जो एशियाई देश है उसे एक साथ आकर इस क्षेत्र में काम करना होगा, ताकि इसकी चीन की जो दादागिरी जो नीति होती है उसको कम किया जा सके। तो यह आर्टिकल आपको स्पष्ट करेगा, तो आप इसे ज़रूर आज पढ़िएगा ताकि आने वाले समय में आप लोगों को काम दे। एक पीटी फैक्ट आप लोगों को यहाँ याद रखना है कि किस देश के पास कितने विमान वाहक युद्धपोत हैं वर्तमान समय में। अब ग्लोबल फायर वायर का यह रिपोर्ट है, उसका स्रोत लिया गया। रूस के पास 1 विमान वाहक पोत वर्तमान में है, फ्रांस के पास 1 है, ब्रिटेन के पास 2 है, इटली के पास 2 है, चीन के पास 2 है, भारत के पास 2 है, अमेरिका के पास 11 कुल विमान वाहक पोत हैं। जो आपको यह प्रश्न पीटी में किया जा सकता है, तो विमान वाहक पोत के संदर्भ में भारत बेहतर स्थिति में है, और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत अगर स्थापित बेहतर और तरीके माना चाहिए तो कम से कम 3 विमान वाहक पोत भारत के पास ज़रूर होने चाहिए। ऐसा कल मैंने भी बताया था, न्यूज़ भी आया था, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। रक्षा विशेषज्ञ भी इसे मानते कम से कम 3 तो होना ही चाहिए, और भी हो जाए तो बहुत बेहतर है। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो चीज़ें उभर कर देखिए, हिंद प्रशांत व्यापार क्षेत्र में चीन का विकल्प बनेगा भारत। ऐसे सभी जो विकसित राष्ट्र है जिसका संगठन होता है, जिसे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, जिसमें 13 देश शामिल है, उनके द्वारा ऐसा इच्छा जाहिर किया गया। अब भारत के साथ FTA करने के लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए राज़ी हो रहे हैं धीरे धीरे लोग। तो इसके लिए देखिए चीन का प्रतिनियुक्त करने के लिए भारत एक बेहतर विकल्प है। तो इसे देखिए, भारत के संदर्भ में एक बहुत बेहतर न्यूज़ आप लोगों को कवर करने को मिल सकता है। यहाँ से प्रश्न बहुत से बन सकते हैं आप लोगों के लिए मेंस में, कि क्या ऐसे कारण हैं जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के सदस्य भारत को चीन के जो सप्लाई चेन का एक प्रतिरूप मानते हैं, उसके विकल्प के रूप में देखते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। इसके सभी अंडरलाइन पार्ट किए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग, जो सप्लाई चेन की स्थापना जुड़ी चर्चा, चीन +1 जो चीन के अलावा एक की बात की जाती है, यानी चीन को पूरी तरह से दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन विकल्प तैयार करने होंगे, फिर चीन को छोड़ने की बात हो सकती है। पहले विकल्प के रूप में हम लोग को देखना होगा, तो भारत उससे बेहतर विकल्प राष्ट्र कोई नहीं हो सकता है इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में। इस रीजन में जो इंडो पैसिफिक आपको इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, उसमें आपको ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर जैसे 13 प्रमुख देश सदस्य देश हैं, और सब लगभग देश चाहते हैं कि भारत इसमें बेहतर स्थिति आए। तो आने वाले समय में देखिए, आप एक चीज़ जान लीजिए, आने वाले समय में भारत एक विकसित राष्ट्र बनते बनते जब बनेगा, स्थिति जब आएगा 47 तक, तो उस भारत का जो भौगोलिक है, राजनीतिक है और वैश्विक जो संगठन, वैश्विक जो छवि है, वो काफ़ी हद तक इस रूप में उभर कर सामने आएगा कि जो एशिया, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में केवल भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश होगा जो उन सभी आदर्शों को फेथफुल करता है जो एक लोकतांत्रिक देशों के लिए देश में होना चाहिए। और सभी देश जो हैं, विश्व के लगभग सभी देश भारत से इस रूप में भी देख रहे हैं कि सबसे बेहद उभरता अर्थव्यवस्था है, PP मोड पर तृतीय अर्थव्यवस्था है, 5वीं इकोनॉमी बन चुका है। तो भारत के लाभ को अपने बिहाफ में करने के लिए उत्सुकता लोग बढ़ेगा, और भी बेहतर तरीके से तीव्र गति से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, सप्लाई चेन को डेवलप किया जाएगा। तो भारत के फेवर में ही चीज़ें अब उभर कर सामने आएगी। हाल ही में 13% का GDP ग्रोथ देखने को मिला। इसका कहीं न कहीं कारण यह सब भी है, जो सभी इंक्लूडेड है। तो आप लोग को यहाँ से कवर करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में जब भी इस प्रकार के मामले आए मेंस में, तो आप लोग बृहद रूप से आंसर देने की स्थिति में हो। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग चीज़ें जो हैं, अब जो चीज़ें हैं बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे।
कोशिश करता हूँ जो भी चीज़ें दी जा रही है वो बेहतर तरीके से आप लोग आंसर की नोट्स उसका बना रहे होंगे। और देखिए एक और भी नया इनोवेशन भारत में किया जाएगा। वाराणसी में कॉन्सेप्ट डेवलप किया, उस पर रिसर्च R&D हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस पर शोध किए जा रहे हैं कि ज़मीन के भीतर बसेगा शहर। अब इस प्रकार का कॉन्सेप्ट जब भी आएगा तो लोग, विपक्षी दल, जो विपक्षी चीज़ें हैं, जो गरीबी का रोना रोएंगे, गरीबी भारत में केवल गरीबी है। देखिए भारत उन कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहा है जो 47 तक हमें विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाएगा। तो ऐसा नहीं कि भारत एक नया या पहली बार ऐसी धारणा, विश्व में ऐसी बहुत जगह धारणाएं विकसित की गई है। आप समझ सकते हैं, मैंने हाल ही में आपको एक तैरता हुआ शहर जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है कोरियाई द्वीप पर, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं कि इस प्रकार के जब जल में लोग रहने के लिए भवन बना रहे हैं तो भूमिगत रूप से भी बहुत जगह टनल में लोग रहने के लिए ऐसी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। तो भारत भी उसमें वाराणसी जो शहर है उसमें भीड़ को देखते हुए ऐसे भविष्य में निर्णय लिए जा सकते हैं। इस पर R&D हो रहा है। तो आप लोग से प्रश्न, जब मेंस में अगर कोई ऐसा प्रश्न आ जाए भारत में प्रौद्योगिकी के संबंध में, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं कि भारत आने वाले समय में किन किन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, किस मॉडल पर डेवलप कर रहा है। तो आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर इसे दे सकते हैं। जैसे दुनिया में कुछ रोचक भूमिगत शहर है, जैसे तुर्की में 20,000 लोगों को रहने की व्यवस्था की जा चुकी है। भूमिगत कॉम्प्लेक्स है जिनमें एक डेन्यूब अपने आप में अनूठा है। तो यह 1780 से लेकर 1180 के बीच हुए युद्धों के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से इस शहर को बसाया गया था। इसमें लगभग 20,000 लोग रहने की जगह है। देखिए 1180 के दशक में इस प्रकार के मॉडल को डेवलप किया जा चुका है। साथ ही चीन में भी आपको इस भूमिगत शहर का रोलर कोस्टर भी शामिल किया जा सकता है, जो इस प्रकार अंडरग्राउंडेड जो ग्रे टनल है उसको वॉल्व के रूप में इसे यूज़ किया जाता है, अर्थात भूमिगत निवास के रूप में कॉन्सेप्ट डेवलप किया। भारत भी देखिए नए नए नवाचार और नए नए प्रौद्योगिकी को अपना रहा है। तो आने वाले समय में भारत जब 47 के वर्ष में होगा तो इस प्रकार के बहुत से इनोवेशन आपको देखने को मिलेंगे जो वर्ल्ड में ट्रेंड करता है, वर्ल्ड में जो पहले से है या उससे भी इतर काम करेगा। इसका एग्जाम्पल आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं, दुबई का। दुबई आज से 30 साल पहले क्या था, आज वहाँ गगनचुंबी इमारतें हैं, बादल से भी ऊंची इमारतें बनाई जा चुकी हैं। तो सभी चीज़ पॉसिबल है, बस राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, साथ में देश का सुदृढ़ अर्थव्यवस्था भी होना चाहिए। तो यह आप लोगों को इसके संदर्भ में चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। चलिए बस इतना ही आज के लिए। कल हम लोग फिर एक नए टॉपिक, नए मेंस इंटरव्यू PT ओरिएंट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक आप लोगों के लिए चैनल, आप लोगों का टास्क है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए। और महत्वपूर्ण कमेंट जो इंटरनल मोटिवेशन के लिए रूप में काम करता है, कमेंट करना ना भूलें। और जो दिए गए लिंक हैं उसको ज़रूर आप लोग यूज़ कीजिए। आपको बहुत बेहतर सुविधाएं, आपको जब मेंस समाप्त हो जाएगा UPSC का, उसके बाद और भी सेवाएं आप लोग को दी जाएगी और बहुत लो प्राइस पर दिया जाएगा। जो हमारी टीम है, जो हमारे पास आउट स्टूडेंट हैं, पास जो कलीग हैं, दोस्त हैं, सभी का यही मानना है कि जो शिक्षा में जो है, शिक्षा को न्यूनतम स्तर तक, न्यूनतम से पे के साथ अधिकतम सेवाओं को देना, यह कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग चले हैं। बहुत न्यून फी पर यथा स्थिति रहेगा कि आप चीज़ें धीरे धीरे हम लोगों को समझिएगा हमारे कॉन्सेप्ट को। तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले समय में और बेहतर तरीके से उभरें। धन्यवाद। जय हिंद।